अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुक आजमी और हमारे साथ हैं वसीम अल्ताफ साहब। आज हम उनसे ये बात करेंगे कि वैसे तो बलूचिस्तान में जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, कई लोगों की अभी तक जाने गई हैं, कोई 42 के करीब बताया जा रहा है, और उसी के साथ साथ आज़ाद कश्मीर या पीओके में भी हालात जो है वो खराब है। मुसलसल वहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और लोगों को रोका भी जा रहा है। मेडिसिन और खाने पीने की चीजें भी सुना गया है कि उन तक नहीं पहुंचने दी जा रही हैं। इलेक्शंस भी होने वाले हैं 27 जुलाई को ही, और अफगानिस्तान साइड से भी मुसलसल अटैक्स का सिलसिला जारी है। ऐसे में पाकिस्तान की चाहे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो, चाहे पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट हो, दोनों की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं, दोनों ने जो बात की है उसमें यही कहा गया है कि जी इसमें भारत का हाथ है और ये सब कुछ भारत कर रहा है। क्या भारत के का नाम लेकर क्या हम इस इशू में से निकल सकते हैं, या हमें जो है और तरीके से इस तरफ देखना होगा? बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। सवाल मैंने आप तक पहुंचा दिया है। देखिए, इसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि हम्म, हर चीज़ को अपने सर से उतार दिया जाए कि जी हमारा तो कोई इसमें ज़िम्मा नहीं है, ये कोई और है जो सब कुछ कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। तो ये चीज़ जो है ये अब हमें नज़र आने लगी है हर जगह पे, हर इदारे में, कि हम हर चीज़ को या तो इंडिया से रिलेट कर देते हैं, जी इंडिया ये करवा रहा है, या फिर ये अफ़गानिस्तान करवा रहा है। मतलब ये कि आप हर चीज़ को रिलेट कर रहे हैं कि ये इंडिया करवा रहा है। अब बात ये है कि आप थोड़ा-सा अपने गिरेबान में भी झाँकें कि इंडिया से बहुत पहले आप ये भी कहते थे कि 9/11 जो हुआ है, ये जूस की साज़िश है। आप ये भी कहते थे कि जो बांग्लादेश बना है, ये भी इंडिया की साज़िश है। आप तो यहाँ तक कहते रहे कि वो जो पहलगाम में जो कुछ हुआ, वो भी एक साज़िश थी। हर चीज़ को आप साज़िश कहते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें थोड़ा-सा बाहर निकलना चाहिए इस जाल से और चीज़ों को रियलिस्टिकली देखना चाहिए और कुछ खुद भी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, बजाए इसके कि हम हर चीज़ की ज़िम्मेदारी दूसरों पे डाल दें। तो ये जो है, ये इसको बड़ा एक लॉजिकल, एक कोल्ड लॉजिक के साथ देखना पड़ेगा कि आखिर ये क्या वजूहात हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ये क्यों इतनी ज़्यादा एक अनरेस्ट की सूरत हाल पैदा हो गई है। तो इसको मेरा ख़्याल है हमें एक और एंगल से देखना पड़ेगा। जी आरज़ू। लेकिन सर हालात जो हैं वो काबू में तो आ रहे नहीं है, और बात बिगड़ती चली जा रही है। और हमेशा से हमने यही देखा है कि अब ये कहना कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो डिमांड्स कर रहे हैं उनकी डिमांड पूरी ना करके ये कहना कि उनको प्रोटेस्ट में जो है वो भारत ले आया है। अफगानिस्तान से जिस तरीके से हमारे टर्म्स बने हुए हैं, दोनों तरफ बॉर्डर्स जो है, चाहे अफगानिस्तान का हो या भारत का, ट्रेड हमारी बंद है। और बात हम फिर करते हैं कि जी हम तो सबसे सही हम ही हैं और सब हमारे पीछे पड़ गए। क्या वाकई में हम यहाँ से जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी कल कहा कि हमारी तरक्की से लोग जल रहे हैं, पाकिस्तान की प्रोग्रेस देखकर भारत जो है वो जल बुनकर, वो जैसे कहते हैं कबाब हो गए वो लोग। तो क्या वाकई ऐसे कौन सी प्रोग्रेस है यहाँ पर? यही तो देखने की चीज़ है कि 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा हमारे यहाँ। हमारी जो वास्ट मेजॉरिटी है उसको पीने का साफ पानी में यसर नहीं है। हमारे यहाँ यहाँ पे एक बहुत हाई रेट अनएम्प्लॉयमेंट का है कि ऐसे नौजवान डिग्रियां उनके हाथों में हैं और नौकरी कोई नहीं है। मतलब कहाँ पे आप किस चीज़ को कहेंगे प्रोग्रेस? आप देखें महंगाई की जो सूरत हाल है इस वक्त, यानी एक आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। हमारा बजट जो है वो डेफिसिट में जा रहा है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो सारे डिप्लीट हो चुके हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं जी कि हम एक तरक्की की राह पे हैं और भारत हमसे जल रहा है? क्यों जल रहा है वो आपसे? क्या ऐसी आपकी अचीवमेंट है कि वो आपसे जले? अभी कुछ अर्सा पहले जो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हवा दी जा रही थी जी कि वो हमारी वो डिप्लोमेसी बड़ी कामयाब हो गई है, तो डिप्लोमेसी का भी रिज़ल्ट सामने आ गया है। वो फिर से उन्होंने मार कुटाई शुरू कर दी है। तो आप जो इतना वक़्त आपने खर्च किया उसके ऊपर, और जो आप इधर कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, और जो उसपे
पैसे खर्च हुए रियासत पाकिस्तान के, उसका नतीजा क्या निकला है? वो फिर से एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, बजाय इसके कि आप अब देखें कि इस वक्त मुल्क के 2 सूबे जल रहे हैं और वजीर दाखिला जो है वो अमेरिका में है इस वक्त। उसे यहाँ पे होना चाहिए, पाकिस्तान में होना चाहिए। हमारा जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो उसका पता ही नहीं कि वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, कोई पता नहीं है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है उस पे एक और स्कैंडल बना हुआ है उस फैमिली के ऊपर, वो उसको वो डिफेंड करते फिर रहे हैं वो सारे, वो जो उसकी फैमिली के लोग हैं। तो इन हालात में आप कैसे कह सकते हैं कि एक तरक्की की राह पे गामजन है मुल्क और सारे इससे जल रहे हैं? क्यों जल रहे हैं भाई? तो बस इस किस्म के इल्यूजन्स के अंदर ही लोग रह रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं जी ने आंखें बंद की हुई हैं। हालांकि हालात तो बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं और स्पेशली 2 सूबों में, बल्कि ये हाँ पंजाब इधर केपी में और बलूचिस्तान में तो बहुत ख़राब हो गए हैं। और दूसरी तरफ ये जो कश्मीर है पाकिस्तान के पास, वहाँ पे भी हालात बहुत ख़राब हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत अनरेस्ट है इस वक्त। सर जी इन्होंने 71 में तो जो कुछ हुआ वो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट इन्होंने छुपा दिया, इन्होंने पब्लिश नहीं होने दी उस जमाने में। और इनका ख्याल था कि लोगों को पता नहीं लगेगा कि असल में हुआ क्या था 71 में। खैर वो बाद में लोगों को कुछ ना कुछ पता लग गया। वो रिपोर्ट भी मैंने सुना कई जगह पर जो है वो मौजूद है, बल्कि मैं तो कई बार अपने शोज में कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़वानी चाहिए, मतलब उनकी कोर्स का हिस्सा होना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो इसको पढ़ें। क्या ये अभी भी उसी गलती को दोहरा रहे हैं जो इन्होंने बांग्लादेश के टाइम पे या 71 में की थी? देखिए, बहुत बड़ी गलती दोहराई जा रही है और बिल्कुल खुद जिम्मेदारी नहीं ली जा रही किसी चीज़ की। और हर चीज़ जो है वो इवन मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, वो भी जी बैरूनी हाथ है, और बलूचिस्तान में भी बैरूनी हाथ है, केपी में भी बैरूनी हाथ। यानी हमारी गवर्नमेंट तो यही कह रही है, और ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि बहुत से जो ख़ास चमचे सहाफ़ी हैं ना हुकूमत के, वो भी यही बात कर रहे हैं। उनको भी यही पट्टी पढ़ा दी गई है कि आपने भी बस यही बात करनी है, तो वो भी यही बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी यही बात कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि आप खुद भी तो ज़िम्मेदारी लेना, आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती है इसके ऊपर कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, इसमें हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है इसमें हुकूमत की। आप उसको बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते, क्योंकि गवर्नेंस तो आप लोग कर रहे हैं ना, फंड्स तो आप लोग ले रहे हैं। अब आप कहें जी कि हमने तो क्रश कर देना है, हमने तो बात ही नहीं करनी किसी के साथ, हम तो तबाह कर देंगे, मार देंगे ये, तो वो तो आप पिछले सर आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है सर। जाएगा जी। जी। तो ये जो है सूरत हाल, ये तो बहुत ही एक लॉजिकल एनालिसिस का तकाजा करती है कि आप देखें कि भाई हालात किस नहज पे पहुंचे हैं और हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी है और हमें क्या करना चाहिए। हम आराम से बस सारा कुछ इंडिया के ऊपर डाल के मजे से बैठ जाते हैं, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो ऐसे तो हालात बेहतर नहीं होंगे, ऐसे तो हालात तो बहुत ख़राब हो चुके हैं। वहाँ हमारे 2 सूबों में तो बहुत हालात ख़राब हैं और तीसरे में ऑलरेडी सिचुएशन ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन। जी आरज़ू। लेकिन सर अब जैसे इन्होंने कई बार लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में ऐसा क्या था जो छुपाया जा रहा था कि इसलिए उसको टाइम पे पब्लिश इन्होंने नहीं करने दिया, और ऐसी कौन सी हकीकत थी या कौन सी ऐसी बात थी जो उस वक्त लोगों से छुपाई गई? देखिए, ये जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है ना, ये एक्चुअली जब 16 दिसंबर 1971 को जब ढाका फॉल हुआ है, तो उस वक्त फिर ये एक वॉर इंक्वायरी कमीशन बनाया गया उस वक्त। और वो जो वॉर इंक्वायरी कमीशन था उसको आजकल हम हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कहते हैं। तो ये एक जुडिशल कमीशन बना था जिसकी हेड उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे हमूदुर रहमान, वो कर रहे थे। तो तकरीबन 213 इसमें लोगों के
विटनेस के तौर पे उनको लिया गया, उनसे इंटरव्यूज़ किए, 213 बंदों के इंटरव्यूज़ किए गए, उनको विटनेस के तौर पे पेश किया गया और फिर उन्होंने एक ये जो महमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट थी, ये नवंबर 1974 में सबमिट की गई और इसमें सारा एनालिसिस किया गया कि ढाका फॉल क्यों हुआ, यानी वजूहात क्या थी कि मशरकी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया। तो उन वजूहात में उन्होंने ये बताया कि एक लंबा अरसा अयूब खान का मार्शल लॉ रहा और तकरीबन 2 साल याह्या खान का मार्शल लॉ रहा और 11 साल जो है वो अयूब खान का मार्शल लॉ, यानी 13 साल तक इस मुल्क में मार्शल लॉ रहा और उसका नतीजा ये निकला कि जो बहुत से हमारे सीनियर फौजी थे ना, वो बड़े अहम ओहदों पे फाइज हो गए और जो करप्शन थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल गई पूरे इदारे के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये जो थे कि पॉलिटिकल मैनूवरिंग भी इन्होंने शुरू कर दी थी कि यानी सियासी पार्टियां बनाना, तोड़ना, जोड़ना वगैरह वगैरह ये काम भी उन्होंने शुरू कर दिया था। तो मॉरल डीजेनरेशन बहुत तेज़ी से फैल गई थी हमारी जो ऑफिसर क्लास है उसके टॉप लेवल पे। इन्होंने जो लस्ट थी, लस्ट फॉर माइन एंड वुमेन, वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। यानी शराब बिल्कुल आम थी और औरतों के साथ जो तल्लुकात भी रखते थे ये, तो वो सारी चीज़ें जो थी उन्होंने जो प्रोफ़ेशनल इनकी कॉम्पिटेंस थी उसको बड़ी बुरी तरह मुतासिर किया। यानी शदीद तरीके से जो इनका ज़ाहिर है कि जब आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यहाँ उससे फिर ये होता है कि जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप वाइन में, वुमेन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपसे फिर एक क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग नहीं होती और वहाँ पे फिर आप ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते जो बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ वॉर। यानी जो आपका प्रोफेशनल रोल है वो बुरी तरह डिटीरियोरेट हो जाता है अगर आप इन चक्करों में पड़ जाएं। ये ऐसे ही हुआ और फिर आप देखें कि ये यानी ढाका फॉल जब उससे पहले हो चुका था, फिर उसके बाद ये रिपोर्ट जो है 3 साल के बाद ये रिपोर्ट प्रेज़ेंट की गई। 74 में, नवंबर 74 में ये रिपोर्ट प्रेज़ेंट की गई कि जी ये रिपोर्ट है। तो अब चाहिए तो ये था ना कि उस रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस हैं, उन पे अमल किया जाता। कुछ जर्नैलों के पब्लिक ट्रायल्स उसमें रिकमेंड किए गए थे जिनमें कि ये जनरल याह्या भी था। कुछ जर्नैलों का कोर्ट मार्शल रिकमेंड किया गया था जिसमें जनरल न्याज़ी था। कुछ को जबरी रिटायर करने का कहा गया था। तो उस पे तो अमल दरामद ही नहीं हुआ बल्कि यहाँ तक किया गया कि रिपोर्ट ही गायब कर दी गई और 26 साल तक रिपोर्ट गायब रही। सन 2000 में इंडिया टुडे को कहीं से रिपोर्ट का कुछ हिस्सा मिला और उसने वो छाप दिया और फिर उसको डॉन ने कैरी किया और फिर उसके बाद वो जो सप्लीमेंट्री महमूदुर रहमान रिपोर्ट थी वो लोगों तक पहुंची, लोगों ने पढ़ी और फिर उनको पता चला कि इसमें है क्या। और उसमें ऐसी-ऐसी खौफनाक चीज़ें थीं कि आप परेशान हो जाएँ सुन के, कि 500 से ज़्यादा औरतों के नाम थे जो याह्या खान से मिलने के लिए आया करती थी रात को। 500 से ज्यादा? जी, 500 से ज़्यादा। उसमें कई औरतें जो थीं वो जर्नैलों की बीवियाँ थीं, उसमें कई औरतें जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स की बीवियाँ थीं, पुलिस अफ़सरों की बीवियाँ थीं, मिनिस्टर्स की बीवियाँ थीं और वो आती थीं और वो मिलती थीं। और मसलन उसी रिपोर्ट में एक मेजर थे और उन्होंने अपना बयान दिया। मेजर वो ब्रिगेड मेजर थे मुनव्वर खान। तो उन्होंने कहा कि 11 और 12 दिसंबर 1971 की रात को ब्रिगेडियर हयातुल्लाह जब उनके ट्रुप्स के ऊपर गोले फेंके जा रहे थे तो वो कुछ लड़कियों को अपने बंकर के अंदर ले आए वहाँ पे
और ये उसमें लिखा हुआ है, मुहद्दुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में ये मेंशन की गई है कि ये सब कुछ हो रहा था। जनरल जहांजेब अरबाब ने 1,35 करोड़ रुपए लूटे सिराजगंज में नेशनल बैंक की ब्रांच से, और वो जब यहाँ पे आए तो उनको भुट्टो साहब ने कोर कमांडर बना दिया कराची का, और कुछ अर्सा वो गवर्नर भी रहे सिंध के। और उनके बारे में ये भी रिपोर्ट में लिखा है कि वो जब सब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे मुल्तान में, तो उन्होंने एक पीसीएस अफसर से 1 लाख रुपया रिश्वत तलब की। तो उस अफसर ने कहा जी कि मैंने तो सिर्फ 15,000 रुपया रिश्वत ली थी, ये 1 लाख रुपया मेरे से मांग रहे हैं, तो उसने सुइसाइड कमिट कर ली थी। इसी तरह जनरल खुदादाद खान थे जो एडजुटेंट जनरल थे, उनके तल्लुकात जनरल रानी के साथ थे, और ये दोनों मिलके वहां से पान स्मगल किया करते थे। जनरल न्याजी जो था उसके तल्लुकात सईदा बुखारी के साथ थे, जो लाहौर में एक ब्रॉथल हाउस चलाती थी सेनोरिटा होम के नाम से। इसी तरह उनके तल्लुकात एक और खातून से थे जिसका नाम शमीम फिरदौस था, और वो सियालकोट से थी, और उनका सिनेमा था वहां पे, मैंने देखा हुआ है वो सिनेमा, निशात सिनेमा था, उसको बेगम का सिनेमा, शमीम फिरदौस नाम था। उनके भी तल्लुकात थे जनरल न्याजी के साथ। इसी तरह ये जो मेजर सज्जादुल हक हैं, ये 604 फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट के, इन्होंने बयान दिया कि जनरल न्याजी जो था वो अपनी कार पे, जिसमें 3 सितारे लगे होते थे लेफ्ट जनरल के, वो उस कार में बैठ के तो वो एक रेड लाइट एरिया में चला जाया करता था जनरल न्याजी। और जनरल न्याजी जो था उसने ये कहा कि भाई बात ये है कि अगर आप अपने जवानों को कह रहे हैं कि भाई अगर आप लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं इतनी दूर, तो आप सेक्स करने के लिए जेलम तो नहीं जा सकते ना, मतलब ये कि जो कुछ करना है यहीं पे करो। ये जनरल न्याजी जो पूरी ईस्टर्न कमांड को लीड कर रहा है वो ये कह रहा है। इसी तरह नूर जहां के बारे में बहुत सी मजेदार बातें उसमें लिखी हुई हैं, मजेदार तो नहीं है, खौफनाक हैं, कि ये जनरल याहिया जब लाहौर जाता था गवर्नर हाउस में ठहरता था तो मैडम मिलने के लिए आती थी, दिन में 2-2 दफा आती थी, और हर मर्तबा नए कपड़े पहन के और नया हेयर स्टाइल और नया मेकअप करने के लिए आया करती थी इनसे वहाँ गवर्नर हाउस में लाहौर में। और जनरल रानी कहती है कि एक दफा वो क्या हुआ कि रात को 2 बजे जनरल साहब ने कहा कि भाई वो गाना सुना हुआ है, मेरी चीची दा छला माई ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी। वो उसने कहा जी मैंने ये गाना मुझे याद नहीं है सुना या नहीं। तो इन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा, जनरल याहिया ने, 61 हॉर्ले स्ट्रीट में रहते थे, कि ये गाना मुझे चाहिए। रात के 2 बजे दुकानें बंद हो चुकी हैं सारी, वो निकला और वो उसने गाना जो मंगवाया था वहां से, हाँ, तो वो फिर जो मिलिट्री सेक्रेटरी था वो गया, उसने दुकान तोड़वाई, एक म्यूजिक शॉप तोड़वा के, और वहां से अंदर से वो कैसेट निकलवाई और लेके वो गया, और फिर वो बजाई गई वो कैसेट, और फिर उस पर वो डांस वांस भी हुआ रात के 2 बजे के बाद। मेरी चीची दा छला माई ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब आप देखें कि एक खातून थी बेगम शमीम के.एन. हुसैन, और ये जनरल साहब की दाश्ता थी। तो जनरल साहब ने इनको ऑस्ट्रिया में पाकिस्तान का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया, और इनके जो शौहर थे उनको स्विट्जरलैंड में सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। इनका कोई फॉरेन सर्विस का बैकग्राउंड नहीं था। और उनके जो वालिद साहब थे, 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र थी, शमीम के.एन. हुसैन के जो वालिद साहब थे 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र थी, उनको पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन लगा दिया गया। इसी तरह उनकी एक और गर्लफ्रेंड थी नाजली बेगम। नाजली बेगम ने लोन के लिए अप्लाई किया पिकेक से, तो उनको लोन नहीं दिया, तो जनरल साहब ने पिकेक का जो एमडी था उसी को सर्विस से फारिग कर दिया। ठीक है जी। फिर मैडम नूर जहां ने जाना था जापान किसी कॉन्सर्ट के सिलसिले में, तो वो उनकी जाने का सारा खर्चा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, फिर वो अपने साथ फैमिली भी ले गई काफ़ी सारे लोग, तो उन सब का खर्चा, बिजनेस क्लास का टिकट, पैसे, ये वो, जापान में स्टे, वो सारा सरकारी खजाने से पैसा दिया गया।
ये चंद एक जो है वो चीजें हैं जो कि उसमें लिखी हुई हैं। फिर वो अदाकारा तराना का तो आपने सुना होगा, वो तो बड़ा मशहूर है वाकया, जिसका अल्ताफ गौहर ने भी जिक्र किया है कि अदाकारा तराना जो है वो जब जा रही थी आर्मी हाउस में मिलने के लिए सदर याहिया से, तो वो चौकीदार ने रोक लिया। तो उन्होंने कहा जी कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा जी मैं जनरल साहब से मिलना है। तो वो फिर उसने कहा कि आप तो नहीं जा सकती ऐसे। वो खैर अंदर फोन किया गया तो उन्होंने कहा आने दें, तो वो चली गई अंदर। फिर वो वापस जब जा रही थी तो उसी सिपाही ने सलूट किया, तो तराना ने गाड़ी रोक ली। उन्होंने कहा जी कि मैं जा रही थी तो आपने नहीं जाने दिया, और अब आ रही हूँ तो वो आपने रोक लिया है मुझे, आप सॉरी आपने मुझे सलूट किया है। सलूट किया। हाँ, तो उसने कहा जी आप जब जा रही थी तो आप सिर्फ तराना थी, अब आप वापस जा रही हैं तो आप कौमी तराना बन चुकी हैं, तो इसलिए मैंने सलूट किया आप। ये चीजें जो है ये हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में ये सब चीजें लिखी हुई हैं। यानी मतलब उन औरतों के नाम खत्म नहीं होते जो कि जनरल याहिया से मिलने के लिए आती थीं, और रात को आती थीं, सुबह के वक्त जाती थीं। तो अब तो जब फिर तो वो सारी बातें भी सच होंगी जो 71 में कहा जाता है कि बांग्लादेश में बहुत औरतों के रेप हुए और इन्होंने कहा कि जी नस्ल बदल दूंगा। फिर वो हाँ, रेप तो हुए। वो होता ये भी रहा है वहां पे कि ये लोग यहाँ से जाते थे और एक बीवी यहाँ पे है, वहां जाके एक और शादी कर ली, और उसके बाद 2 बच्चे वहां छोड़ के, बल्कि 2.5 बच्चे छोड़ के, 2 उसकी गोद में और एक वो कैरी कर रही है, और वो छोड़ के और पाकिस्तान आ गए वापस। कई मरतबा ऐसे भी हुआ कि कुछ बंगाली औरतें अपने बच्चे लेके यहाँ वेस्ट पाकिस्तान आई और वो ढूंढती रही कि भाई वो उनका जो शौहर है वो कहाँ है, किधर गया है। ये हवाला देते हैं शर्मिला बोस की किताब का जी, उसमें यह है कि जी इतने रेप नहीं हुए। मतलब इनका वाहिद इनकी जस्टिफिकेशन ये है जी कि जितने कहा जाते हैं उतने नहीं हुए, उससे कम हुए। जितने कहा जा रहा है कि हमने बंदे मारे, उतने नहीं मारे, उससे जरा कम मारे। ये जस्टिफिकेशन देती हैं। लेकिन हुए तो थे, रेप भी हुए और कत्लेआम भी हुआ वहां पे। ये तो इसको तो कोई आप शर्मिला बोस ये तो नहीं कह रही कि वही कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और मैस स्केल पे हुआ है वहां पे। और उस वक्त ये लोग जो थे, कोई बैंक लूट रहा था, कोई वहां से वो पान स्मगल कर रहा था, और मार्शल आर्ट ड्यूटीज थी। जाहिर है आपके कानून तो कोई होता नहीं है, तो लोग पैसा भी बना रहे थे, साथ साथ खा पी रहे। बिल्कुल। जी, दोबारा से वो हो गया। जी, मुझे लगता है आज कुछ इन्होंने इंटरनेट का कुछ गड़बड़ कर रखी है, लेकिन बहरहाल जी वसीम साहब, मुझे लगता है आज कुछ इंटरनेट की गड़बड़। जी बिल्कुल, और ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये कि आज इंटरनेट का मुझे लगता है कुछ इशू चल रहा है, तो ये बार-बार क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन हम इस पे दोबारा भी बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे। और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो यकीनन लोगों को पता होनी चाहिए कि उसमें क्या कुछ है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।